19 साल तक एक नेशनल नहीं खेला। आपने इंडियन टीम की जर्सी पहन रखी है और सब कुछ नया नया है और बस इंडिया की है, इंडिया लिखा हुआ है और आपका वेलकम होता है। सेकेंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ऑस्ट्रिया में खेला, थर्ड वर्ल्ड चैम्पियनशिप में नीदरलैंड में खेला। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैं बॉलिंग कर रहा था और मेरे 6 बॉलों में 6 चौके मार दिए किसी ने। तो मुझे लगा कि जब मैं आसपास लोगों का एक्सप्रेशन देखा तो मुझे लगा यार ये। तो अगर हम बात करें आप उससे कितना कमा लेते हो? जो आपका जो फर्स्ट ड्रीम होता है एक अच्छे प्लेयर बनने का, वो होता है कि जब आप किसी को देखते हो और आपको लगता है कि मुझे ऐसा बनना है। मैं स्पेन गया हूँ, मैं वेनिस गया हूँ, लेकिन इंडिया से बेहतरीन कोई कंट्री नहीं है। और इंडिया में अगर उदयपुर है तो उदयपुर से बेहतरीन कोई जगह नहीं है। विराट कोहली, कितना प्रेशर होता है, लेकिन आप देखो विराट कोहली को खेलते हुए कितना काम अंदर से, उसको अगर कामनेस नहीं है तो he won't be able to play, he won't be able to perform his best. हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिश है, आँखों में देश भर छा जाने की है। Inspiring stories of humans. थोड़ा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कैसे इसमें आए और कैसे सब स्टार्ट हुआ। तो मैंने टेबल टेनिस से स्टार्ट करा था। तो मेरे जो फादर थे वो टेबल टेनिस खेलते थे। वो अपने स्कूल में भी काफ़ी अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। उन्होंने मुझे शुरू कराया था। तो ऐसे मैंने टेबल टेनिस से स्टार्ट किया था। लेकिन जहाँ पर मैं खेलने गया था लफ्को स्टेडियम, तो वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में टेबल टेनिस होता था और ग्राउंड फ्लोर में बैडमिंटन होता था। ओके। तो पता नहीं क्यों टीटी खेलते खेलते मेरे दोस्त आते थे बैडमिंटन में स्कूल के, उनके साथ खेलना शुरू करा और करते करते मुझे बैडमिंटन का शौक चढ़ गया और फिर मैं बैडमिंटन प्लेयर बन गया। ओके। तो अगर हम बात करें आपकी थोड़ी सी स्कूलिंग और थोड़ा बैक लाइफ के बारे में बताइए, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी, स्कूल मेरा तो पूरा लाइफ ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहा है। और फिर किस एज में आपने फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया कि बैडमिंटन खेलना चाहिए? मेरे ख्याल से मैं 10 साल का था करीब, जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बैडमिंटन में डाला था। ओके। और जैसे कि आपने बताया कि आपने लव स्टेडियम और वहाँ से शुरू किया, तो मतलब आप कितने साल तक आप मतलब खेलते गए और तब जाके आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अब आप यहाँ पे खेलोगे? देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत खेला हूँ। मैं 19 साल तक एक नेशनल नहीं खेला। अच्छा, 10 से लेके 19 तक आप लव कुश में खेला? मैं लव कुश में खेला, टूर्नामेंट्स खेला, स्टेट टूर्नामेंट खेला, लेकिन मैं जीत नहीं पाया। अच्छा। तो काफ़ी जनों ने ये भी बोला कि क्या मतलब है खेलने का। हाँ, तो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है, क्या है। लेकिन मेरे जो फैमिली थी और पेरेंट्स थे वो मेरे से काफ़ी खुश थे कि चलो कुछ तो ठीक कर रहा है। चलो। हाँ, पढ़ाई में मेरा मामला वैसे ही गोलमोल था। अच्छा। और पर मैं खेलता गया क्योंकि मुझे भले कुछ भी होता था, भले मैं हारता भी था तो मैं क्लोज हारता था, लेकिन मुझे ये पता था कि हाँ, ये मैं मेहनत करूँगा तो मैं कर लूँगा ये। गलतियों से सीख के सक्सेस की ओर। हाँ, तो जब मैं 20 साल का हुआ तो मैं यंगेस्ट प्लेयर था राजस्थान टीम में। मैं नेशनल खेलने गया था और वो मेरा फर्स्ट नेशनल था। ओके। तो बस, और फिर उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो हाँ, ये मेरा जर्नी रहा है। तो जैसे कि आपने बोला कि देयर इज नो लुकिंग बैक, तो उसके बाद आपकी लाइफ में कैसे चेंज आया? क्या कहाँ आप गए खेलने? मैं फर्स्ट नेशनल गया था श्रीनगर में। ओके। और फिर वहाँ जीते आप? नहीं, नेशनल में मैं हार गया था। मैं साई प्रणीत से हारा था, जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुका है। ओके। बैडमिंटन के सेकंड राउंड हुआ था। मतलब हार के भी जीत गए आप? आप कह सकते हैं। मैं अच्छा खेला भी था, लेकिन वो ऑब्वियसली मेरे से काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है। और फिर मैं उसके बाद खेलता गया, बैडमिंटन खेला, फिर मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप खेला। ओके। बैडमिंटन की वो उसका एक्सपीरियंस बताइए, उसका कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए, वो मेरा फर्स्ट, मैं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करा था। अच्छा। और अभी तक मैं और साथ में एक जने और थे, हम फर्स्ट प्लेयर है जो कि राजस्थान से खेले, अभी तक कोई नहीं खेला। अच्छा। तो हम साउथ कोरिया गए थे खेलने के लिए। ओके। और जैसे ही आपने वो मूवी देखी चक दे इंडिया? हाँ। तो बस आप समझ जाओ कि वही पूरा सीन था कि आप ऐसे फ्लाइट में जा रहे हो इंडियन टीम में,
और आपने इंडियन टीम की जर्सी पहन रखी है और सब कुछ नया नया है और बस इंडिया की है, इंडिया लिखा हुआ है और आपका वेलकम होता है और बस मतलब वो तो खैर मेमोरी ऑफ द लाइफ टाइम है। मैं साउथ कोरिया गया, फिर उसके बाद मैंने रैकेटलॉन एक स्पोर्ट है वो खेला। ओके। उसके लिए मैं फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप जर्मनी में खेला, सेकेंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैं ऑस्ट्रिया में खेला, थर्ड वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैं नीदरलैंड में खेला अच्छा। और अब वापस वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रहा हूँ मैं, जो कि वापस नीदरलैंड में हो रही है। ओके। हाँ जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने बैडमिंटन से स्टार्ट किया और अब रैकेटलॉन में आ चुके हो, तो अगर हम बात करें एक जो टिपिकल जो स्पोर्ट्स माइंड वाला जो होता है वो सबसे पहले क्रिकेट खेलता है, क्योंकि देखा जाए तो क्रिकेट में पैसा बहुत है। हाँ। तो आपने बैडमिंटन क्यों चुना? देखिए ऐसा था कि क्रिकेट तो मैंने भी सबसे पहले ही खेला था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैं बॉलिंग कर रहा था और मेरे 6 बॉलों में 6 चौके मार दिए किसी ने। अच्छा। तो मुझे लगा कि जब मैं आसपास लोगों का एक्सप्रेशन देखा तो मुझे लगा यार ये तो मेरे लिए नहीं लग रहा है ये। हाँ। और फिर धीरे धीरे उससे मोटिवेशन कम हुआ और बैडमिंटन जो है वो फास्टेस्ट रैकेट स्पोर्ट है। अच्छा। तो और उसमें क्या है कि मुझे स्पीड हमेशा से थ्रिल करती है। तो जब बैडमिंटन का एक स्मैश आता है, वो हाईएस्ट स्मैश रिकॉर्ड हुआ है 340 किलोमीटर अगर मैं सही हूँ तो, अच्छा। पर आवर। ओके। तो जो बैडमिंटन खेलने में और स्पीड में और जो मज़ा है मुझे लगता है वो और किसी स्पोर्ट में नहीं है। तो ऐसे मैंने धीरे धीरे फिर बैडमिंटन खेला और बैडमिंटन में मज़ा आने लगा और बैडमिंटन में इतनी बुरी हालत भी नहीं करी किसी ने मेरी। बैडमिंटन और रैकेटलॉन, तो दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए बैडमिंटन एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, जैसे ट्रायथलन होता है जिसमें स्विमिंग, जॉगिंग अच्छा। और रनिंग होती है, ओके। वैसे ही रैकेटलॉन होता है जिसमें एक गेम आपको टेबल टेनिस का खेलना पड़ता है, एक गेम आपको बैडमिंटन का खेलना पड़ता है, एक गेम आपको स्क्वॉश का खेलना पड़ता है और एक गेम आपको टेनिस का खेलना पड़ता है। ओके। तो ये 4 रैकेट स्पोर्ट्स है, एक के बाद एक आप खेलते हो और एट द एंड जैसे पॉइंट्स होते हैं उसके हिसाब से आप जीतते हो। ओके। जी हाँ, तो ये डिफरेंस है। द रैकेटलॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्पोर्ट्स एंड बैडमिंटन इज वन ऑफ द स्पोर्ट्स विच इज अ पार्ट ऑफ रैकेटलॉन। और अगर हम बात करें बैडमिंटन वर्सेस रैकेटलॉन की, हाँ जी। तो जो बैडमिंटन वाली जो चीज़ है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हाँ। मतलब रैकेटलॉन है वो अब धीरे धीरे आएगा। हाँ। तो आपको कहाँ से पता चला ये वाली चीज़? जी, मेरा एक कलीग है जो कि बैडमिंटन का ही है, वो बॉम्बे में बैडमिंटन के थ्रू जॉब कर रहा है। ओके। और उसने मेरे को बताया कि एक स्पोर्ट है और ये स्पोर्ट इंडिया में आए हुए 7-8 साल हो चुके हैं। अच्छा। और बट ये इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं हुआ है। ये इतना ज़्यादा, ये अब काफ़ी प्रमोट हो चुका है, पहले इतना नहीं था। धीरे धीरे किसी भी स्पोर्ट को प्रमोट होने में, जैसे अब पिकल बॉल कितना प्रमोट हो गया है, हाँ। पैडल करके एक स्पोर्ट है वो कितना प्रमोट हो गया है। तो ये वैसे ही ये एक स्पोर्ट है। और जेम बख्शी जी है जो कि इस स्पोर्ट्स के फाउंडर है इंडिया में, वो लाए। हमारे के चीमा सर है, वो प्रेसिडेंट है बैडमिंटन रैकेटलॉन एसोसिएशन के। तो बस और फिर उनके थ्रू पता चला और फिर अब काफ़ी पॉपुलर हो गया, क्योंकि हर बार रैकेटलॉन का एक टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें कम से कम 300 जने खेले थे। अच्छा। और उदयपुर में भी हमने एक रैकेटलॉन का इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराया है। एक और बॉम्बे में इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने जा रहा है रैकेटलॉन का, जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप से सिर्फ एक नीचे है। ओके। तो पॉपुलैरिटी तो धीरे धीरे बढ़ रही है। और आप देखिए कि इंडिया में ऐसा होता है कि हर जने के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। तो अगर एक बच्चा है छोटा सा, वो अगर रैकेटलॉन खेलता है तो वो हर स्पोर्ट एक बार ट्राई करता है। हाँ। तो जब वो हर स्पोर्ट एक बार ट्राई करता है तो उसको बाद में ये भी पता लगता है कि वो किस स्पोर्ट्स में अच्छा है, प्लस उसकी जो एबिलिटी है वो अलग अलग तरीके से डेवलप होती है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एक रैकेट स्पोर्ट्स के मुताबिक। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को रैकेटलॉन से तो स्टार्ट करना ही चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि रैकेटलॉन से स्टार्ट करना चाहिए, बट हम देखते हैं कि जो जैसे बैडमिंटन खेल रहा है तो हम उसको ऐसे कहेंगे कि भाई तू एक स्पोर्ट खेल, 3-3, 4-4 क्यों खेल रहा है? तो इस पर आपका क्या ओपिनियन? देखिए ऐसा होता है कि जैसे आयरन मैन है, आपने सुना है आयरन मैन? हाँ। तो आयरन मैन में आपको स्विमिंग करना पड़ता है, जॉगिंग करना पड़ता है, रनिंग करना पड़ता है। वैसे ही ट्रायथलन जो एक ओलंपिक स्पोर्ट है उसमें ये करना पड़ता है। वैसे ही रैकेटलॉन भी एक स्पोर्ट है और रैकेटलॉन के 4 स्पोर्ट्स अब ओलंपिक स्पोर्ट हो गए। मुझे लगता है कि आने वाले 2 ओलंपिक में ये एक ओलंपिक स्पोर्ट बनने के काफ़ी चांसेस है इसके। ओके। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है इसमें क्या, क्योंकि अब स्क्वॉश भी अभी ओलंपिक में आया है। हाँ। तो रैकेटलॉन भी आ जाएगा। तो ऐसा है कि हर स्पोर्ट्स का एक इम्पोर्टेंस होता है। बैडमिंटन जैसे आपने फेडरर का सुना है जी, तो रॉजर फेडरर पहले सारे स्पोर्ट्स खेलता था। अच्छा।
और रॉजर फेडरर ने ये भी बोला है कि मैं सारे रैकेट स्पोर्ट्स खेलता था और फिर उसके बाद मैंने टेनिस खेला और अब मैं टेनिस में ही हाँ। तो हर जने की अलग अलग अप्रोच होती है, पर काफ़ी जनों की ये भी अप्रोच होती है कि वो सारी चीज़ें ट्राई करें और फिर एक चीज़ अगर उनको पसंद आती है तो सिलेक्ट करें, और अगर सब में अच्छे है तो सब चीज़ कर सकते, ऑलराउंडर फिर। ऑलराउंडर कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है हाँ। वैसे रैकेट स्पोर्ट्स में ऑलराउंडर स्पोर्ट्स है। तो आपने बहुत अच्छा बताया, आपने इतनी सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में खेला और आपने बहुत कुछ चीज़ें बताई। तो अब मैं जानना चाहूँगा, जो एक एथलीट होता है उसका जो रूटीन होता है वो बहुत डिसिप्लिन मांगता है। बिल्कुल। तो अगर मैं जानना चाहूँ तो आपका रूटीन क्या रहता है, फिटनेस रूटीन क्या रहता है? देखिए, मेरा फिटनेस रूटीन तो काफ़ी अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहता था। तो सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ, ओके। जिसमें मेरा अलग अलग फिटनेस शेड्यूल होता है। तो कभी ग्राउंड में रनिंग होता है, कभी वेट ट्रेनिंग होता है, कभी कोर्ट ट्रेनिंग होता है, वो आता है। फिर मैं वापस आता हूँ, फिर वापस उसके बाद एक और सेकंड सेशन होता है। अच्छा। और सेकंड सेशन आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, फिर मैं वापस रेस्ट करता हूँ और फिर एक और सेशन शाम को होता है। ओके। तो वो डिपेंड करता है कि टूर्नामेंट है तो अलग सेशन होगा, ऑफ सीजन है तो अलग सेशन होगा। इंजरीज बहुत है, तो मेरे को एक लिगामेंट टीयर हो चुका है। वो क्या हुआ था उसमें? तो खेलते खेलते मेरा नी ट्विस्ट हो गया था। अच्छा। तो मैं एक टूर्नामेंट खेल रहा था और नी ट्विस्ट हो गया, तो मेरा ऑपरेशन हुआ नी का, अच्छा। लिगामेंट का। तो मैं 1.5 साल तक मैं नहीं खेल पाया। पहले चलने, फिर दौड़े और फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, और फिर धीरे धीरे वापस स्पोर्ट में आते हो आप। तो हाँ, तो अब जैसे क्योंकि इंजरी इज़ अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट, तो लिगामेंट का प्रॉब्लम हो चुका है, लोअर बैक इंजरी है, शोल्डर इंजरी है, पर आप उसको स्ट्रेंथ करते रहते हो और आगे बढ़ते रहते हो। मेरे ख्याल से लाइफ भी ऐसी है कि आप अपने आप को स्ट्रेंथनिंग करते रहते हो और आगे बढ़ते रहते हो। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको काफ़ी इंजरीज हुई और फिर भी आपने अपना जो मोटिवेशन है वो चालू रखा। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि कई बार होता है कि हम इतना कुछ हो जाता है और उसके बाद हमको लगता है कि यार इसको खेलने की वजह से शायद हो सकता है, तो एक वो डीमोटिवेशन वाला फैक्टर आता है। तो आपको क्या मोटिवेट किया वापस कम बैक के लिए? देखिए, डीमोटिवेशन तो आता है, मुझे लगता है सबको आता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और स्पोर्ट्स इंजरी से बड़ा डीमोटिवेशन मुझे नहीं लगता किसी स्पोर्ट्समैन के करियर में कुछ आ सकता है। तो जब मेरे को भी इंजरी हुआ तो मुझे लगा यार मैं वापस चल लूँ, ठीक से भाग लूँ, वही मेरे लिए बहुत खेलना तो दूर की बात है, क्योंकि जब आपका ऑपरेशन होता है और फिर आप आते हो तो लगता है क्या हो गया आपके साथ। पर देखिए, ऐसा है कि गॉड इज़ ग्रेट और आप स्ट्रेंथनिंग करते हो। आप आजकल इतने अच्छे फिजियोज है यहाँ पर, और मेरे जैसे इधर फिजियोथेरेपिस्ट भीष्म सर है, और साथ में डॉक्टर्स इतने अच्छे अच्छे इंडिया में। डॉक्टर दिनशॉ पादरीवाला ने के थ्रू मैंने ऑपरेट कराया, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे लेजेंड्स का ऑपरेशन कर रखा है ऑलरेडी। तो हाँ, उसके बाद मेरे ख्याल से 1-1.5 साल लगा, और फिर धीरे धीरे मैं वापस आया और फिर वापस टूर्नामेंट खेला, फिर नेशनल, इंटरनेशनल, और ठीक रहा जर्नी। तो अब हम आते हैं आपका एक जो एकेडमी है आपकी, और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हम सबसे पहले पूरा अच्छी तरीके से रिसर्च करते हैं, फिर हम गेस्ट को बुलाते हैं। तो जब मैं आपके एकेडमी पर आया तो वहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था अंदर। तो जब और मैंने एक ये चीज़ भी नोटिस करी कि जब भी कोई अच्छे से अंदर खेलता है, पूरा अपना पसीना बहाता है, और जब वो बाहर जाता है तो जस्ट बाहर आपका एक कैफ़े भी है। तो ये वाला जो पूरी चीज़ है, तो ये आपने स्ट्रेटेजिकली इसको प्लेस किया है आपके बिजनेस मॉडल में, या फिर आपने सोचा कि मैं भी जैसे विराट कोहली है उनकी तरह कैफ़े और एकेडमी चालू करूँ? नहीं, देखिए कि अगर आप आओगे और आप खेलोगे और आप पतले हो गए तो फिर आप वापस नहीं आओगे। आपको वापस मोटा करना भी तो ज़रूरी है। मैं मजाक कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मेरे जो कैफ़े है उसमें मोस्टली हेल्दी ऑप्शंस है। ओके। तो मुझे लगता है कि अगर खेलने के बाद इफ आई कैन प्रोवाइड देम विद हेल्दी ऑप्शन तो वो कम मिल पाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कैफ़े का आइडिया मेरे को आया और मैंने कैफ़े स्टार्ट करा। तो जैसे कि आपने 2 स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, बैडमिंटन और रैकेटलॉन में, तो मतलब लोग नॉर्मली एक भी खेलना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो 2-2 कैसे? देखिए, ऐसा है कि मेरे ख्याल से मैं अपने आप को लकी मानूंगा। ओके। कि पहले तो बैडमिंटन में मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप खेला, और फिर धीरे धीरे जब रैकेटलॉन में खेला तो मैंने काफ़ी मेहनत करी। मैंने अपना टेबल टेनिस गेम इम्प्रूव करा, स्क्वॉश गेम इम्प्रूव करा, टेनिस थोड़ा वीक है अभी भी।
तो करते 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 बाय गॉड्स ग्रेस मैं अच्छा हो गया। मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा एक बार। आपने बोला टेनिस मेरा वीक है, हाँ और आपने मेंशन किया कि आप जीते हो, हाँ। कैसे? देखिए ऐसा होता है कि रैकेटलॉन में फर्स्ट गेम टेबल टेनिस होता है, सेकंड बैडमिंटन होता है, थर्ड स्क्वॉश होता है और लास्ट टेनिस होता है। अच्छा। तो आपके अगर पॉइंट्स और आपका अगर लीड उन 3 स्पोर्ट में अच्छा है तो टेनिस में आपको कम पॉइंट्स चाहिए होता है। अच्छा, ओके। तो कंपेयर मतलब इसको अपन ऐसा मान लेते हैं कि 25-25 पॉइंट के 4 गेम। 21 पॉइंट्स के 4 गेम होते हैं ऑलरेडी। अच्छा, ओके और टेनिस में अगर आपकी लीड है तो टेनिस में आपको कम पॉइंट्स चाहिए होते हैं जीतने। ओके। तो शुरू में इतना ऐसा परफॉर्म कर लो कि लास्ट में नहीं हो तो भी जीत जाओ। हाँ काइंड ऑफ। ओके। तो ये है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा स्ट्रैटेजिकली करना पड़ता है। पर टेनिस में चल रहा है इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जब मेरे को सिमिलर टेनिस का अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मेरे जितना प्लेयर मिल जाता है बाकी स्पोर्ट्स में, तो थोड़ा कंपटीशन टफ पड़ जाता है मेरे को। ओके। जी हाँ। तो जैसे आपने बताया कि 4 स्पोर्ट्स हैं और आप चारों में से 3 में तो चलो आप चैंपियन हो, खाली एक में थोड़ा ऊपर नीचे आपका हो जाता है। हाँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई खाली एक की वजह से आप रह गए हो? बिल्कुल हुआ है। देखिए बताइए, कुछ स्टोरी बताइए। मैं एक फ्रेंच प्लेयर के साथ खेल रहा था ओके। और मेरा फाइनल था। और क्योंकि टेनिस में मेरे को चाहिए 11 पॉइंट्स थे ओके। 21 में, लेकिन आई लॉस्ट 21-8। आई कुडंट मेक 3 मोर। आई वुड हैव मेड 3 मोर पॉइंट्स तो मैं जीत जाता वो, पर नहीं हो पाया क्योंकि उसका टेनिस बहुत स्ट्रॉन्ग था और यंग प्लेयर था, प्रॉमिसिंग प्लेयर है। तो हाँ, ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हुए और फिर उसके बाद मैंने और इम्प्रूव करा है अपना स्पोर्ट। तो यही है कि आप हारते रहो और अपनी गलतियों से सीखते रहो और इम्प्रूव करते रहो। मुझे लगता है कि यही एक आपका एम होना चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि आप फ्रेंच प्लेयर के सामने खेल रहे थे, तो अगर हम इसमें बात करें कि जो लेवल ऑफ थिंग है, मतलब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो कहीं बाहर से आ रहा है, तो जो आप फ्रांस को रिप्रेजेंट हाँ वो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर हम देखें कि जो आपका खाने पीने का जो चीज़ है, उससे तो काफ़ी अलग होगा। बिल्कुल अलग है वो तो सब। तो आपका क्या है रहता है वो, जिस वजह से आप इतने लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पा रहे हो और जीत रहे हो? सबसे बड़ी बात देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि परसिस्टेंसी एक चीज़ है। जो कि सालों से मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ और कितनी बार मैं हारा। जैसे आपने फेडरर का एक लेटेस्ट स्पीच सुना होगा उसका, तो एक प्रोफेशनल बिगेस्ट टेनिस प्लेयर भी अपने मैक्सिमम मैचेस हारता है। तो जो एक नॉर्मल प्लेयर है वो तो हारता ही हारता है। हाँ। तो परसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको गिव अप नहीं करने देती और आपको ट्रेन करती रहती है और जब क्रूशियल मोमेंट होता है वो आपको जिताती है। और लाइफ में भी मुझे लगता है यही होता है। तो मैंने भी वही करा है कि मैं करता रहा। मुझे पता भी नहीं है, मुझे लगता है जीतने के मुझे याद होंगे, हारने का तो मुझे याद नहीं, क्योंकि इतने हार गया हूँ मैं। तो मैं करता रहा और हाँ, क्योंकि डाइट का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। जितना आप कोर्ट में करते हो उतना आपका किचन में जो आप खा रहे हो वो ही उतना इम्पोर्टेंट है। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे बॉडी में प्रोटीन कितना जा रहा है, फाइबर कितना जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना जा रहा है और मैं क्या खा रहा हूँ, तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कितने। तो आपने कोई न्यूट्रिशनिस्ट रखा हुआ है या फिर आप अपने हिसाब से करते हैं? जी बिल्कुल है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, पर मैं अपने हिसाब से भी काफ़ी करता रहता हूँ क्योंकि इतना टाइम हो गया है मेरे को करते हुए। तो एक हेल्दी डाइट और एक फिक्स डाइट रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम डाइट की बात करें तो आप क्या क्या खाते हो? देखिए मैं बाहर बहुत खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं। हाँ, वो हमने आपका सोशल मीडिया देखा है। नहीं तो पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं हेल्दी चीज़ खाऊँ। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे कहीं का एवोकाडो सैलेड पसंद है तो मैं वो खाऊंगा। अगर मुझे कहीं का ग्रिल फूड पसंद है तो मैं वो खाऊंगा। और महीने में एक बार अगर मुझे बटर चिकन पसंद आएगा तो वो खाऊंगा, पर नहीं, बस दैट्स इट। ओके, उससे ज़्यादा नहीं। सो वापस हम आते हैं आप ही की एकेडमी पर आते हैं वापस। हमने बहुत खा लिया पी लिया। तो मैंने एक चीज़ वहाँ पर देखी है, ये भी मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा। जो आपके वहाँ पे जो पूरा एनवायरनमेंट आपने बना रखा है, दैट इज़ द फ्लोरिंग, वो मैट लगा हुआ है पूरा चारों दीवारी में, वो लगा हुआ, हवा इधर उधर से नहीं आए ताकि हम बैडमिंटन आराम से खेल पाएँ, और लाइट्स वगैरह है। तो अगर हम बात करें, आप उससे कितना कमा लेते हो? मैं कितना कमा लेता हूँ? हाँ, मतलब ये वैसा क्वेश्चन है, सब लोग जानना चाहेंगे कि एक बैडमिंटन प्लेयर इंटरनेशनल जो खेल चुका है वो कितना कमा लेता है एकेडमी से?
देखिए ऐसा है कि डिपेंड करता है, ये एक ट्यूशन सेंटर की तरह है। ओके। तो जब आप एक ट्यूशन सेंटर खोलते हो तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक बच्चे नहीं आते। हाँ हाँ राइट। तो एक स्पोर्ट्स भी एक ऐसा सेंटर है कि जब आप एक स्पोर्ट्स सेंटर खोलते हो, क्योंकि मैंने एक स्पोर्ट्स सेंटर इसलिए खोला ताकि मैं इधर नेशनल टूर्नामेंट करा सकूं, क्योंकि मेरे पास ये राजस्थान का बिगेस्ट प्राइवेट बैडमिंटन एकेडमी है। अच्छा। तो इधर 2 नेशनल्स हो चुके हैं ऑलरेडी, जो कि फर्स्ट टाइम राजस्थान में उदयपुर में हुए। ओके। और ताकि बच्चे आए, देखे बेस्ट टू बेस्ट प्लेयर्स को, उनका मन करे खेलने का और सीखे। तो ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं, सीखते हैं, तो वो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। जब तक बच्चे रिजल्ट नहीं देंगे तब तक और लोग नहीं आएंगे। सही बात है। तो हाँ, मुझे 3 साल ही हुए खुले हुए। ओके। तो रिजल्ट देना भी शुरू कर दिया बाय गॉड्स ग्रेस। अच्छा। और धीरे धीरे आ रहे हैं। तो कितना कमा लेता हूँ वो तो डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि ऐसे तो मैं कैसे बता दूँ, पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे रिजल्ट आना शुरू। चलो आप मेरे को बताओ कार्ड्स के फिगर्स में, हाउ मच नैनोज यू कैन मेक इन 1 month? हाउ मच? देखिए, लेट्स नॉट गो देयर, क्योंकि इतना नहीं है जितना आपको लगता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उतना हो चुका है। हाँ। तो इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए वो नैनो गाड़ी मिलेगी नहीं, वो वापस बैंक को देनी पड़ेगी आप। सही बात है। तो हाँ ये है, पर लेकिन इट्स गोइंग गुड एंड देन मे बी आई विल बी मेकिंग few nanos in the coming year if I'll get some results. जैसा कि अभी आपने बताया कि आप इतना सारा इंटरनेशनल खेल चुके हो, चैंपियनशिप्स में जा चुके हो, तो अब आप जैसे फ्यूचर में सेंसेशन, अब तो चलो बन गए हो आप, तो आपको क्या लगता है कि जो आसपास के आपके लोग हैं वो आपके साथ कैसा ट्रीट करते हैं? आपको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग मिलती है या आपको अभी भी लगता है कि नहीं मैं तो एक कॉमन मैन हूँ? देखिए ऐसा है कि जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था रैकेटलॉन में, तो मुझे लगा था कि हाँ लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई है। अच्छा, क्या चेंज आया उसके जस्ट बाद? थोड़ा अटेंशन ज़्यादा मिलने लगा लोगों से, और किसको पसंद नहीं अटेंशन, पसंद है राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ टेम्परेरी होती है। ओके। और इससे आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। ओके। तो चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। चने के झाड़ पे। और आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ ग्राउंडेड, कि मैं इधर उधर ज़्यादा चीज़ों से भटकूँ नहीं, और जो करना है बस वो करता रहूँ। तो हाँ, ऐसा लाइफ में ऐसा है कि यू फील गुड जब लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। पर ऐसा भी लगता है कि हाँ, क्योंकि इसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती है। हाँ। एंड देन यू नीड टू एक्ट दैट वे, यू नीड टू, बिकॉज दे किड्स हु लुक फॉरवर्ड, आप तो देख रहे हैं। हाँ, तो वो भी उससे भी वो भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पर हाँ, आई थिंक लाइफ इज़ बेटर, लाइफ इज़ गुड। आप खुद डिसिप्लिन और होते रहते हो लाइफ में, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फॉर द गुड। तो जब आप बाहर से खेल कर आए, अब जैसे हम देखते हैं कि जैसे पीवी सिंधु है और ये इस टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं, जब ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, तो ब्रांड्स इनको अप्रोच करती है। जैसे हमने नीरज चोपड़ा के केस में देखा कि उनको काफ़ी सारी अलग अलग ब्रांड्स ने और फूड ब्रांड्स ने अप्रोच किया। तो आपके साथ कुछ हुआ ऐसा? देखिए फिलहाल तो मेरे को सिर्फ 2-3 ब्रांड्स नहीं अप्रोच करा है। मैं पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, वो तो दे आर लेजेंड्स। मतलब आप भी बच जाओगे लेजेंड्स, मतलब आप हो अभी तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं प्लीज़ उनसे कंपेयर, हमारे उदयपुर सिटी के लिए आप लेजेंड हो। तो हाँ, पर अप्रोच करा है। और मेरे को, जैसे मेरा जो बिजनेस है वो मेरे को स्पोर्ट्स की वजह से मिला है, मेरे को जॉब स्पोर्ट्स की वजह से मिली है। थोड़ा बताइए आपका जॉब्स के बारे में। देखिए मेरे को कॉलेज, सबसे पहले तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉलेज करा है। अरे वाह, बधाई हो। तो किरोड़ी मल से, तो वो भी आप स्पोर्ट्स के थ्रू गए? वो भी स्पोर्ट्स के। अरे वाह, 96% था। अच्छा। मेरे तो इसके उल्टे भी नहीं आए कभी। अच्छा। कट ऑफ, तो वो स्पोर्ट्स के थ्रू मिला है। फिर मेरे को CAG में गवर्नमेंट का जॉब है, ओके, वो मुझे स्पोर्ट्स के थ्रू मिला। लेकिन मेरा ऑलरेडी बिजनेस था तो मैंने नहीं करा। मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जॉब स्पोर्ट्स के थ्रू मिला। अच्छा। वो नहीं करा। मेरे को MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से भी ऑफर आया था, तो कि मुझे इतने मार्क्स और वो करने से, तो वो भी आई डिडंट डू इट। अच्छा। और फिर हाँ, अगर आप, चलो एक मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, अगर आप इनकम टैक्स वाले में अगर घुस जाते तो आपको नहीं लगता कि चलो स्पोर्ट्स तो एक बार ठीक है, बट फाइनेंशियली आप बहुत ऊपर पहुंच जाते? देखिए ऐसा मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एकेडमी भी अगर आप करोगे तो भी आप फाइनेंशियली ऊपर पहुंच सकते हो। आप बिजनेस भी करोगे तो भी फाइनेंशियली ऊपर पहुंच सकते हो। लेकिन हाँ, मतलब मैं बनना नहीं चाहता था जॉब में। ओके।
फिर आप उसमें हो जाते, स्पोर्ट्स छूट जाता आपका? नहीं, ऐसा नहीं। जब आप स्पोर्ट्स, तो काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो आपको स्पोर्ट्स में हेल्प भी करते हैं और आपको प्रमोट भी करते हैं, लेकिन तो भी एक इंडिपेंडेंट रहना, और जब इच्छा हो तब खेलने जाओ, वो वाला थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन। हाँ बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन है। तो वो था, तो वो मैं नहीं चाहता था। प्लस मेरा ऑलरेडी फैमिली बिजनेस था ही, ओके। तो आई वॉज हैंडलिंग दैट, एंड देन आई ऑल्सो गॉट अ पेट्रोल पंप ऑफ माई ओन, तो उसमें भी मुझे स्पोर्ट्स हेल्प करा है। अच्छा। तो हाँ, स्पोर्ट्स का तो मेजर हेल्प रहा ही है मेरी लाइफ में। सो जैसा कि आपने बताया कि आपको स्पोर्ट्स के थ्रू और ये सब चीज़ें मिली है, तो आपने हमने आपका वीडियो देखा था, तो उसमें आपने बोला था कि आपकी जो एकेडमी है वो राजस्थान की सबसे लार्जेस्ट एकेडमी है विद द जिम। तो आपकी एकेडमी ने अभी तक क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है लार्जेस्ट होने के बाद? देखिए, इम्पैक्ट ये क्रिएट करा है कि मैंने एकेडमी में 2 नेशनल्स हुए। ओके। तो देवर मोर देन 900,000 प्लेयर्स केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इन माय एकेडमी, जो कि इंडिया के टॉप प्लेयर्स थे और काफ़ी जीते हैं एकेडमी में। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उदयपुर के, वो जब टॉप प्लेयर्स को देखेंगे तभी तो अंदर से जागेगा कि मेरे को भी टॉप प्लेयर बनना है। मुझे लगता है ये आपका जो फर्स्ट ड्रीम होता है एक अच्छे प्लेयर बनने का, वो होता है कि जब आप किसी को देखते हो और आपको लगता है कि मुझे ऐसा बनना है, किसी भी बच्चे का। तो मुझे लगता है कि वो ड्रीम पूरा करने के लिए मुझे वैसे चैंपियनशिप कराने पड़ेंगे जिससे वो देख सके और बोल सके कि मुझे ऐसा बनना है, और फिर वो आके मेरे एकेडमी में करे, किसी भी एकेडमी में ट्रेनिंग करे, पर उससे एक स्पोर्ट्स हब, एक ड्रीम, एक सिटी में एक चैंपियन तभी क्रिएट होगा। बहुत अच्छा विजन लगा आपका। सो अगर हम बात करें कि जो एक स्पोर्ट्समैन है, उस जैसे आपने पर्क्स तो हमको गिना है 3-4 अभी, उसके अलावा क्या क्या पर्क्स होते हैं स्पोर्ट्समैन के पास एक आम आदमी के बजाय? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा पर्क जो एक स्पोर्ट्समैन के पास होता है वो ये होता है कि एक स्पोर्ट्स आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। एक स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जाते हो और रोज़ हारते हो। हाँ, राइट। तो आप जा रहे हो और गेम खेलते हो और आप रोज़ हारते हो, और आप जीतते भी हो लेकिन हारते ज़्यादा हो। और फिर आप वापस घर जाते हो, आप सोचते हो क्यों हारे हो, और फिर अगले दिन आप वापस मेहनत करते हो और फिर वापस आप खेलते हो। तो जितना आपको एक लाइफ के लिए ट्रेन स्पोर्ट्स करता है, मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसी दूसरी चीज़ करती हो, क्योंकि लाइफ भी एक, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आने ही हैं, निश्चित है। प्लस स्पोर्ट्स आपको फिजिकली फिट रखता है। जब आप अप्स एंड डाउन्स को हैंडल कर सकते हो तो आपको इमोशनली फिट रखता है। तो एक गेम जो कि आपको फिजिकली फिट और इमोशनली फिट रखे, तो उससे बेटर चीज़ हो नहीं सकती है। और आप अगर अच्छा खेलते हो तो आप ट्रैवल करते हो, आप फ्रेंड्स बनाते हो। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स से बेटर चीज़, स्पोर्ट्स शुड बी अ मस्ट फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर अ किड। तो आपने जैसे कि बताया कि आपने बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल करी है, तो अगर मैं जानना चाहूँ कि आपने इतने जगह ट्रैवल किया है, तो सबसे बेस्ट कंट्री आपको कौन सी लगी कि आपको लगे कि अभी यहाँ सेटल हो जाऊँ? देखिए, ऐसा है कि मैंने 35+ कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ। भाई साहब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ओके। मुझे लगता है कि जितना आप ट्रैवल करते हो उतना आपका दिमाग खुलता है, उतना आपको एक्सपोजर मिलता है। आपको लगता है कि कितने कल्चर अलग अलग है, कैसे लोग अलग अलग तरीके से जीते हैं, कितने तरह के लोग हैं, कितने तरीके के लोग हैं। पहली बात है, मुझे तो लगता है कि आप अपने इंडिया से ही शुरू करो और फिर बाहर जाओ, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। पर कल्चर देखना कोई बुरी बात नहीं है। हर कंट्री का एक अपना वाइब होता है। राइट। मैं अगर यूरोप जाऊंगा तो मैं क्रोएशिया जाऊंगा तो एक अलग वाइब होगा, मैं प्राग जाऊंगा तो अलग वाइब होगा, मैं जर्मनी जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि थोड़ा अलग है इधर। तो ऐसे फेवरेट कंट्री तो ऐसे मुझे पता नहीं है, लेकिन मतलब कुछ ऐसा लगा हो आपका कि यार क्या जोरदार सिटी है, यहाँ सेटल हो जाना चाहिए? जब मैं शुरू में सिंगापुर गया था, ओके, तो मुझे लगा था यार इतनी ऑर्गेनाइज सिटी है। हाँ। कि हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ी एक्सपेंसिव है पर इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि आप कुछ भी देखो, लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड है। तमिल मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज़ वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ सिंगापुर एज वेल। तो मुझे लगा यार सिंगापुर सेटल होना चाहिए। अच्छा। फिर मैं यूरोप गया, फिर मुझे लगा यार यूरोप होना चाहिए। सही बात है। और फिर जब इतनी सारी कंट्री आप जब घूम के आते हो तो इंडिया से बेहतरीन कोई कंट्री नहीं है। और इंडिया में अगर उदयपुर है तो उदयपुर से बेहतरीन कोई जगह नहीं है। उदयपुर में आपके से अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं स्पेन गया हूँ, मैं वेनिस गया हूँ, लेकिन अपने जो अमराई घाट में बैठ के जो सुकून मिलता है और सज्जनगढ़ बैठ के सनसेट देखने में जो सुकून मिलता है,
मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कहीं और मिलता है। तो उदयपुर इतना अच्छा शहर है, और अभी तो मानसून है, तो मानसून में तो आप कहीं पे भी चले जाओ, लेफ़्ट राइट सेंटर, आपको उदयपुर खूबसूरत ही खूबसूरत दिखेगा। तो अभी आपके साथ इतनी देर बात करके मेरे को ये चीज़ महसूस हुई कि आप बहुत ज़्यादा काम और डाउन टू अर्थ हो। यूजुअली स्पोर्ट्समैन इतने होते नहीं हैं, एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आपको सारी एनर्जी और वो सब देनी पड़ती है। तो ये जो आपका इतना डाउन टू अर्थ और कामनेस, इसका एग्जैक्टली रीज़न क्या? देखिए, मुझे लगता है कि आपने गलत बोला। मुझे लगता है कि काम और डाउन टू अर्थ तो स्पोर्ट्स का एक बेसिक चीज़ है। अच्छा, जो कि मेंटली ओके। आप एग्रेशन दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, लेकिन मेंटली तो आपको काम रहना ही पड़ेगा। जब एक फुटबॉलर एक पेनल्टी किक मारता है, अगर वो काम नहीं हो तो वो पेनल्टी किक मार ही नहीं पाए, क्योंकि आउटसाइड प्रेशर और लोग और लाखों लोग उसको देख रहे होते हैं। तो उस मोमेंट पे तो उसको काम रहना। विराट कोहली, कितना प्रेशर होता है, लेकिन आप देखो विराट कोहली को खेलते हुए कितना काम अंदर से, उसको अगर कामनेस नहीं है तो ही वोंट बी एबल टू प्ले, ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म हिज बेस्ट। तो मुझे लगता है काम तो रहना ही पड़ता है, और ये धीरे धीरे आता है। कितने जने मेरे को बोलते हैं कि हम जब खेलते हैं तो मैं भी जब था शुरू में, जब मैंने खेलना शुरू करा, तो मुझे बहुत ही मैं प्रभावित होता था जब लोग बाहर बैठे हुए हैं, अच्छा, मुझे देख रहे हैं, मेरे अगेंस्ट में वोटिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको उनसे ऊपर बढ़ना पड़ता है। आपको ये सोचना पड़ता है कि मेरा जो काम है वो सिर्फ, मैं अगर शटल को देख रहा हूँ तो सिर्फ शटल पे ध्यान जा, अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ तो सिर्फ बॉल पे मेरा ध्यान होना चाहिए। जैसे नोवाक जोकोविक है, तो उसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जब वो खेल रहा होता है फेडरर के अगेंस्ट, तो लोग चिल्ला रहे होते हैं फेडरर, लेकिन उसको सिर्फ सुनाई देता है नोवाक। तो माइंडसेट तो ये तो धीरे धीरे, और जब आपको माइंडसेट आ जाता है तो मुझे लगता है कि आप कहीं पे भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हो चीज़ों से। तो अगर हम बात करें कि आप इतनी बड़ी एकेडमी चला रहे हो राजस्थान की, तो आपके अंडर कितने ट्रेनीज हैं? मेरे एकेडमी में है 4 कोचेज़ हैं। तो हमारे हेड कोच है ध्रुव और रोहन, और फिर बाद में अक्षित है, मानसी है, एक वुमेन कोच भी है। तो हाँ, वो खुद बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं, सारे के सारे नेशनल प्लेयर रह चुके हैं, और फिर वो भी बच्चों को सिखा रहे हैं, और वो भी, उनका विज़न और मेरा विज़न बिल्कुल सेम है। तो उसी तरीके से हम मेहनत करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। अगर हम बात करें आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आने वाले 10 सालों में आप क्या क्या करना चाहते हो? देखिए, फ्यूचर प्लान्स 10 सालों में मुझे ये लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंडिया को स्पोर्ट्स हब बना सकूँ। एक बैडमिंटन या एनी अदर रैकेट स्पोर्ट्स अगर मैं डेवलप कर सकूँ इंडिया में, तो मुझे लगता है कि मेरा खुद का एक कंट्रीब्यूशन होगा स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स ने इतना कंट्रीब्यूशन करा है मेरी लाइफ के लिए। राइट। तो दैट वुड बी द मेन विजन। सो थैंक यू विक्रमादित्य सर हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए, और आपने जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है उससे हम होप करते हैं कि लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर हुई होगी। सो एज वी आर ऑन द एज ऑफ रैपिंग अप दिस शो, सबसे पहले हम आपको एक हमारी तरफ से सोविनियर देना चाहेंगे, जिससे आप और लोगों को ऐसे ही मोटिवेट कर सको, इंस्पायर कर सको, और थैंक यू। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन आपके जैसे निकल कर आए। थैंक यू अनंत, बहुत ही थॉटफुल मैसेज है इसमें, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग आल्सो। नहीं, और आप बहुत ही सही, आपने इतने डीप क्वेश्चन पूछे जो कि आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछे। अच्छा, तो थैंक यू फॉर दैट। और मैं होप करता हूँ कि आपका पॉडकास्ट और ही और पॉपुलर होता रहे। अरे वाह, थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आप एक एडवाइस दें जो भी लोग आपको देख रहे हैं, ताकि एक मैसेज जा सके कि विक्रमादित्य जी क्या चाहते हैं। देखिए, मेरा एक मैसेज है सबको कि आप अपने बच्चे को, जो भी पेरेंट्स हैं उनके लिए, कि अगर आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स एकेडमी भेजते हैं या कहीं और भेजते हैं, तो अगर आप स्पोर्ट्स एकेडमी भेजते हैं तो जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करते हैं, वैसे ही हफ्ते में 1 या 2 बार स्पोर्ट्स एकेडमी में ड्रॉप करिए, या साथ में उसका गेम देखिए। अच्छा, ताकि अपने बच्चे की एक मेमोरी रहे, जो कि पूरी ज़िंदगी स्पोर्ट्स खेलता रहे, तो वो अपनी मेमोरी को आपसे रिलेट करे कि मेरे को मेरे पेरेंट्स छोड़ने आते थे और मेरे को देखा। जैसे स्कूल में छोड़ने जाते हैं तो ध्यान रहता है, लेकिन स्कूल तो खत्म हो जाता है। हाँ। स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि बच्चा पूरी ज़िंदगी खेलता रहेगा, बड़ा होके भी खेलेगा। राइट। तो दैट मेमोरी विल ऑलवेज बी विद दैट किड, एंड होपफुली ही विल बी प्लेइंग स्पोर्ट ऑल हिज लाइफ, एंड ही विल बी अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग।